भारत का सूरज अब फिर से उगने को है, हर अंधियारा अब सिमटने को है। न झुकेंगे न रुकेंगे, बस बढ़ते जाएंगे। ये तिरंगा ही हमारी सांसों में बसने को है। नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की ओर से आप सबका इस पावन अवसर पर स्वागत करती हूँ। आज हम सब इस ऐतिहासिक सभा में एकत्र हुए हैं, जहां विचारों की धार, तथ्यों की ताकत और राष्ट्रभक्ति की गूंज सब एक साथ सुनाई देगी। स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हो रहा है सुदर्शन व्याख्यान माला, एक ऐसा अभियान जो बीते 22 वर्षों से विचार, कर्म दोनों से राष्ट्र की दिशा तय कर रहा है। आज का विषय है बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत, एक ऐसा मुद्दा जो आज हर मंच, हर संसद, हर भारतीय के मन में है। हमारे बीच आज पधारे हैं ऐसे वक्ता जिनकी आवाज़ संसद में गूंजती है और जिनकी दलीलों का सामना करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होता। राजनीतिक इतिहास और सामरिक विश्लेषण के अद्वितीय जानकार माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रेरणा स्रोत सुदर्शन न्यूज़ के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुरेश चौहानके जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी का स्वागत करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। भारत माता की वंदे। 22वें वर्ष के दूसरे व्याख्यान पर आप सबका स्वागत है। सुधांशु जी को तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं परिचय के विषय में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन प्रतिदिन हम आपके सामने एक नए विषय को इस व्याख्यान माला के निमित्त रखते हैं। बदलता जो परिवेश है दुनिया की, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहूँ तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसको कहते हैं कि शक्ति केंद्र बदलना। कभी स्पेन था, कभी ब्रिटेन था, उसके पहले भारत था, उसके पहले अभी अमेरिका है। तो क्या अमेरिका हमेशा के लिए रहेगा क्या? नहीं, ये शक्ति के केंद्र बदलते रहते हैं, शक्ति वाले भी बदलते रहते हैं। और इसलिए बदलता जो परिवेश है, उस परिवेश में जिसको हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु की बात करते हैं, तो फिर ये परिवेश में क्या ये गुरु होगा, क्या ये सामर्थ्यशाली अमेरिका जैसा पार्ट 2 होगा, या भारतीय दर्शन कुछ और कहता है? एक ऐसा बुद्धिजीवी विषय आपके सामने रखा जाए, सामने तय किया। तो फिर हमने सोचा कि सबसे उपयुक्त वक्ता कौन हो सकते हैं, तो सुधांशु जी हो सकते हैं। और इसलिए वैसे इस व्याख्यान माला में एक से ज्यादा बार आने वाले, बल्कि मुझे लगता है कि चौथी पांचवी बार सुधांशु जी आ रहे हैं, ऐसे करने वाले भी वो एकमात्र ही वक्ता है। तो आज उनसे सुनते हैं। और मैं तमाम सभी दर्शकों को, खास करके सुदर्शन पर लंबे भाषण सुनने वाला वर्ग है, क्योंकि वैचारिक जो दर्शक होता है वो अपने हाथ में रिमोट रख कर नहीं सुनता। जो बाकी चैनल सब व्याख्या करते हैं टीआरपी की, कि लोगों के हाथ में रिमोट होता है और 1 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं सुनते, लेकिन सुदर्शन पर घंटों सुनने वाले दर्शक है। उन सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो इन व्याख्यानों को बाद में भी सोशल मीडिया पर सुनेंगे। उनकी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जो आएगी उनको भी हम प्रश्न में लेंगे। अब मैं सुधांशु जी को निमंत्रित करता हूं। सुदर्शन टीवी के चेयरमैन हमारे मित्र आदरणीय सुरेश चौहानके जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का विषय है कि भारत उभरते वैश्विक परिदृश्य में। अब जब यह विषय उठता है तो इसको हम 3-4 तरीके से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। भारत उभरते आर्थिक परिदृश्य में, भारत उभरते सामरिक परिदृश्य में,
भारत उभरते कूटनीतिक परिदृश्य में और भारत उभरते सांस्कृतिक परिदृश्य में। अगर हम इन 4 डायमेंशंस के ऊपर एनालाइज करें तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो हमें याद है कि हम सब ने वो एक गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। मगर ये फिल्म 1970 के आसपास की है और जब ये गाना बोला जाता है उससे पहले प्राण मनोज कुमार से कहते हैं, तुम्हारा मुल्क अगर 2 रोटी खाता है तो उसमें से 1 रोटी कर्जे की खाता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? और फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। और इसके बाद मनोज कुमार वह गीत प्रारंभ करते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ये था भारत आज से 50-55 साल पहले का। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने पिछले साल स्टेटमेंट कि इस वर्ष भारत वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं होगा, वर्ल्ड के ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन के उभरेगा। और अभी मूडीज ने और जो अन्य संस्थाओं ने कहा है कि भारत अगले वर्ष 16% की दर के साथ विश्व की ग्रोथ में इंडियाज कंट्रीब्यूशन विल बी 16%। कहां था? 0, 0 एंड 0 और आज है 16%। आज हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के 3रे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, सिविल एविएशन के क्षेत्र में, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हम 3रे सबसे बड़े देश हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के 3रे नंबर के सबसे बड़े देश बन गए। आज भारत में 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। और मोबाइल हैंडसेट उसको बनाने वाले हम दुनिया के 2रे नंबर के देश हैं। और वो भारत जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये तो कम समझदार हैं, टेक सेवी नहीं हैं, ज़्यादा जानकार नहीं हैं, तो ये डिजिटल आधुनिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। और ये किसी और ने नहीं कहा था, भारत की संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास था भारत के लोगों की क्षमता पर और आज भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बना है। और बात सिर्फ नंबर 1 की नहीं है, हमारा टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन 48 से 50% है। पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48 से 50% भारत में होता है। अगर आप अमेरिका और चीन दोनों का मिला दें तो उससे ज्यादा अकेले भारत से होता है। यह भारत उभर कर सामने आया है। और इतना ही नहीं है, चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। और फिर इतना ही नहीं है, हर देश को अधिकार है कि वो चांद या किसी ग्रह के जिस पॉइंट पर पहुंचे उस पॉइंट का नाम रखे। तो पिछली सरकारों ने तो जहां पर वो लैंड किए थे, इस जगह पे तो नहीं किए थे, पर जहां लैंड किए तो वहां नेहरू जी का नाम रखे थे वगैरह वगैरह। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिणी ध्रुव के पे मनुष्य के पहले कदम पड़ने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उस क्षेत्र का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। शिव और शक्ति यह भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म और संस्कृतियां हैं वहां ईश्वर के विचार में सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का ईश्वर में कोई स्थान नहीं है। सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां शिव और शक्ति, हमारे यहां स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों समान रूप से आकर स्थापित होते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने नाम रखा शिव शक्ति, ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत गहरी सोच को दर्शाता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में अर्धनारीश्वर का स्वरूप, सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां ईश्वर अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी है। वो मिलकर कैसे संसार की रचना करता है, वाक और अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ से मिलकर कविता बनती है। अकेले शब्द हो तो उसका कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी जब तक अर्थ नहीं होगा। अकेले अर्थ हो तो उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं होगी जब तक शब्द नहीं होगा। अर्थ अनुभूति का विषय है, शब्द व्यक्त होने का विषय है। तो वो कहते हैं वाक और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, उसी प्रकार भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में
माता पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा मिलकर सृष्टि की रचना होती है। मुझे लगता है कि यह भारतीय सोच पूरी दुनिया में सबसे अलग सोच है, और वो सोच आज सुखद विषय यह है कि चांद की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में दिखाई पड़ रही है। अब एक और देखिए कि आज के इस बदलते परिदृश्य में, आज का परिदृश्य तो और भी रोचक भी है, कुछ लोगों को चिंताजनक भी लग रहा है कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बन गया है। परंतु इस वातावरण में से ही आप एक बात सीखिए। आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%, परंतु आप लोगों ने ध्यान दिया कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? फार्मास्यूटिकल को। दूसरा स्मार्टफोन, तीसरा सर्विस सेक्टर। मैं किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूं, इसका सबसे भारी जो हमारे यहां प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वो पड़ेगा टेक्सटाइल पे, कालीन पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे, लेदर पे। मगर उसी अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अमेरिका में जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, अमेरिका की जो फार्मा मेडिसिन उनमें 40% और जेनेरिक मेडिसिन में 2/3 से अधिक भारत से आती है। जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अब एप्पल का फोन है, शायद आप में से बहुतों को पता हो, चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री एप्पल की है तो भारत में है। अमेरिका में जितने आईफोन बिकते हैं वो भारत के ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। वो चाइना वाला मैन्युफैक्चर्ड अपने यहां नहीं बेचते, वो दुनिया के दूसरे देशों में बेचते हैं। क्यों? उनके मन में आशंका हो गई है पिछले कुछ सालों से कि पता नहीं चाइना ने उसके अंदर कुछ लगा तो नहीं दिया है। तो उस अविश्वास के कारण चीन, वो अमेरिका में सिर्फ भारत से बना आईफोन जाता है। सर्विस सेक्टर, जो सॉफ्टवेयर में आपने क्षमता हासिल की, इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप अपने अंदर की योग्यता और क्षमता को आप परिष्कार कर कर स्थापित करेंगे तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मगर आज हमारे देश में राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना है कि भारतीय युवाओं की क्षमता को नहीं उभारना है, उनको इस बात के लिए लड़ाना है कि भाई तुझे फला नौकरी क्यों नहीं मिल गई और वो वाली नौकरी क्यों नहीं मिल गई, इसके लिए लड़ते रहो। अपने अंदर की जो क्षमता है उसको उभार कर इस लेवल तक लेके ना आ पाओ। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सेना का विषय आया, याद करिए अग्निवीर का विषय भी बहुत उभरा था। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं जो आप अपने आप विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे देश की आबादी 140 करोड़, तीनों सेनाओं को मिलाकर हमारे कुल डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेंथ 14 लाख, यानी कितना? 0.0001%। एक साल में कितनी वैकेंसी निकलती होंगी? 14-15 हजार, 20,000, 25,000। अगर यह कहा जाए, अगर हम चाहते तो प्रधानमंत्री जी निर्णय ले सकते थे कि 60,000 वैकेंसी निकालने के बजाय हम 15,000 निकालेंगे और 15,000 भर लेंगे। मगर उनकी एक सोच थी कि देश से जो युवा पीढ़ी निकल के आए वो कुछ समय फौज में काम करेगी तो उसके अंदर एक दक्षता आएगी। और उस खतरे को समझिए, अगर रशिया यूक्रेन की तरह एक लंबे युद्ध में आप फंस जाएं तो आपके पास हजारों की संख्या में ही नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे ट्रेंड लोग मौजूद होंगे जो मात्र 1 या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पर सेना में यदि एकदम फोर फ्रंट पे नहीं तो एक किसी न किसी स्थान पर जाकर कार्य कर सकते हैं। अब आप बताइए, 14,000 नौकरियों के लिए, यानी 0.0001% के लिए पूरे देश में आग लगा दी कि जैसे सारी की सारी संभावनाएं केवल उस 0.0001% में है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। इस षड्यंत्र को समझना होगा जो भारत की वैश्विक ताकत को उभरने से रोकने का प्रयास कर रही है। अब उभरते परिदृश्य जिसका सुरेश जी ने अभी उल्लेख किया, यूरोपियन थिंक टैंक्स का यह कहना है कि बाई 2035 यह दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। और उसके आप लक्षण देखिए। पहला लक्षण, WTO बना 1 जनवरी 1985 को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इधर जो कुछ अमेरिकन, और उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? अमेरिका की। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया होगा उन्हें पता होगा, उससे पहले GATT गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। वो 1986 में उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक शुरू हुई, उसके द्वारा गैट WTO में कन्वर्ट हुआ और 1 जनवरी 95 को WTO बना। विश्व के भूमंडलीकरण, उदारीकरण की शुरुआत हुई। और अगर आप देखें
जब 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात आपने कही अभी, उसके बाद यह मान लिया गया कि अमेरिका के द्वारा प्रेरित जो व्यवस्थाएं थीं, यानी ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी, ये लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल एटीट्यूड, ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो गया सदा सर्वदा के लिए। अब ये विश्व का स्थापित और अंतिम सत्य हो गया। तो एक बहुत बड़े थिंकर हुए जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने एक किताब लिखी थी 1992 में, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यानी उन्होंने मान लिया अब तो इतिहास के लिए सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो गया। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। और आप देखिए, मात्र 30 साल हुए, जो कुछ हो रहा मैं कहूंगा इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यह उदारीकरण, भूमंडलीकरण के अंत का प्रारंभ हो गया है, अंत का श्री गणेश हो गया है। आप कल्पना करिए उस समय ये बातें क्यों हुई थी। पश्चिमी देशों को लगा था कि भारत और चीन जैसे देश की बड़ी बड़ी जनसंख्या में उनकी कंपनियां जाएंगी, खूब व्यापार करेंगी और उनके देश में समृद्धि आएगी। आज परिस्थिति उलट गई, चीन आर्थिक महाशक्ति बन गया, भारत आर्थिक महाशक्ति बन गया, और उनके यहां चुनौती आ गई कि साहब नौकरियां जा रही हैं। और इस प्रकार की बातें जो आज यूरोप और अमेरिका के देशों के राष्ट्रपतियों को कहनी पड़ रही हैं, यूएस प्रेसिडेंट को कहना पड़ रहा है, भाई उन्हें कहना पड़ रहा, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, किसी देश के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति स्वीकार कर रहे हैं कि अब अमेरिका ग्रेट नहीं है। तभी तो बात आई ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब आप लाए थे WTO अपनी ग्रेटनेस को और बढ़ाने के लिए, और अब क्या हो गए, उससे भी छूट गए। यानी ऑन द लाइटर नोट कहूं कि चले थे चौबे छब्बे बनने और रह गए दूबे बन के। आप देखिए अब आगे क्या होने जा रहा है। WTO पर तो फिर भी अमेरिका का प्रभाव बहुत है। अब ज्यों ज्यों आप इस टैरिफ वॉर के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्थाओं को कमजोर करेंगे तो क्या होगा, देशों के बीच में जो द्विपक्षीय समझौते होंगे उनका महत्व बढ़ जाएगा। जैसे अभी ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसमें एक और बात सोचिए, उस ब्रिटेन जिसने हम पे 200 साल हुकूमत की थी, आज ब्रिटेन के अंदर इस बात की ललक ज्यादा थी कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। भारत से ज्यादा ललक ब्रिटेन के अंदर थी, अर्थात भारत किस अवस्था में पहुंचा है आप इसको समझिए कि हम पे हुकूमत करने वाले आज हमसे व्यापार करने के लालायित थे, क्योंकि ब्रिटेन को लगता है इससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होने वाला है। अब मान लीजिए अन्य देशों से हमारा बायलैटरल ट्रेड होता चला जाएगा तो क्या होगा, वो जो एक कंट्रोल था यूएस का, वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होने लगेंगे। तो अगर यूरोपियन थिंक टैंक्स ने कहा है कि 2035 तक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, तो उसकी तरफ धीरे 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 हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा दुनिया का सामरिक परिदृश्य देखिए, इस आर्थिक के साथ जुड़ा हुआ। अमेरिका ने कहना शुरू किया है कि नाटो देशों को वो अब इतने आर्म्स एमुनिशन की सप्लाई नहीं करेगा, वो खर्चा उनको वहन करना पड़ेगा। अमेरिका ने यूरोपियन देशों से कहना शुरू किया है कि आप कम से कम 5% अपना जीडीपी का डिफेंस में लगाइए। अब यूरोपियन देशों के सामने समस्या क्या है, अब वो कोई 1.5% लगाता था, कोई 1% लगाता था। अब आप उनसे कहेंगे 5% लगाइए, इतना पैसा वो लगाएं किसके लिए, अमेरिका को देने के लिए, या फिर उनके पास दूसरे विकल्प हैं। आज यूरोपियन कंट्रीज के पास क्या है, हाई टेक्नोलॉजी है, डिफेंस में यूज होने वाला डिफेंस का क्वालिटी का अच्छा मटेरियल है, पैसा है, मगर मैन पावर नहीं है। अब मैन पावर दो ही देशों में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे चाइना में, जो कि अब घट रही है, और भारत। चीन को लेकर यूरोपियन यूनियन में एक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया है, संदेह का वातावरण है। तो इस बात की प्रबल संभावना हो सकती है कि आने वाले वर्षों में यही यूरोपियन कंट्रीज अपने डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करके भारत में उन फैक्ट्रियों को स्थापित करने की शुरुआत करेंगे। और यह बात मैं निराधार नहीं कह रहा हूं। आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डेजॉल्ट एविएशन ने
उसके फ्यूजलाज बनाने का, फ्यूजलाज होता ना जो पूरा प्लेन का ढांचा होता है, एक इंजन और एक ढांचा, तो इंजन तो वही बनाएंगे मगर ढांचा बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस को देने का निर्णय लिया है। यानी ये शुरुआत भी हो गई है। तो अगर आप विश्व की सामरिक परिदृश्य को एनालाइज करेंगे तो आने वाले समय में भारी मात्रा में यूरोपियन कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना हो सकती है। और संभावना सिर्फ इतनी नहीं होगी, यूरोप के अंदर दूसरी समस्या है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तमाम यूरोपीय देश बहुत भारी जनसंख्या की चुनौती से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, मीडिया में अवेलेबल अनुमान के अनुसार 20 वर्ष से कम आयु के जो लड़के और लड़कियां हैं यूरोप में, उसमें 25% मुस्लिम हैं। और ये कौन मुस्लिम है? वो नेटिव मुस्लिम उस कंट्री के नहीं है, ये सब वो हैं शरणार्थी जिनको उन कह के उन्होंने अपने साथ लाए थे। इस कारण से यह परिस्थिति है। सोचिए 25 साल बाद यूरोप के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो उनके सामने अपने मैन्युफैक्चरिंग तो एक चीज है, अपनी सुरक्षा की चुनौती होगी। तो कोई ये कह सकता है कि आप अति आशावादी होकर सोच रहे हैं, परंतु मैं यथार्थवादी होकर कहता हूं अमेरिका की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, चाइना की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, यंग पॉपुलेशन कम है। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होने के साथ साथ भविष्य में यूरोपीय देशों से भारत का डिफेंस का कोलैबोरेशन हो। और जैसे कभी नाटो की संयुक्त फौजें वहां रहती थी, 15-20 साल बाद ऐसा वक्त भी आ सकता है कि भारत की फौजों भी वहां पर बेस्ड होना शुरू हो जाएं। और उसका एक उदाहरण आपने अभी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यह क्या था? चाइनीज हथियारों का वास्तविक युद्ध में पहला प्रयोग, चाइनीज वेपनरी का फर्स्ट टाइम यूज हुआ इन द रियल टाइम वॉर। और उस रियल टाइम वॉर में वो नाकाम सिद्ध हुआ। अगर वो नाकाम नहीं सिद्ध होता तो आपको शहबाज शरीफ जी जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी वो बाइट आपने ध्यान की, उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9 और 10 मई, 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे रात 2:30 बजे जगा कर कहा कि भारत ने कई हमारे एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। अब उनके कई एयर बेसेस पे मिसाइल गिरने का मतलब उनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। और इसके बाद अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ने क्या बोला कि हम तो सोचे थे कि 4:30 बजे अटैक करेंगे फजर की नमाज के बाद, मगर भारत ने उससे पहले ही अटैक कर दिया 2:30 बजे। यानी वो मुहूर्त निकालते रह गए, हमारा मुहूर्त पहले निकल आया और उनके इतने बेसिस के ऊपर डैमेज हुआ। अब एक और आप बात समझिए, जो लोग, कुछ ऐसे लोग भारत के अंदर हैं जिनको सिर्फ भारत में क्या दिखना है, भारत में कमी कहां है। याद है, अभी कुछ दिन पहले पूछ रहे थे भारत के वो 5 विमान गिरे थे, बताइए। आज वायुसेना अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने उनके 6 विमान गिराए थे, 5-6 जेट, मगर इनको भारत का ही विमान गिरता हुआ दिखना है, इनको भारत का नुकसान देखना है, इनको भारत का अपमान देखना है। जानते हैं कौन है ये? एक रुग्ण मानसिकता है। यह रुग्ण मानसिकता वो है जिसको इतिहास में लुटेरों को महान देखना है, उसे ही वर्तमान में भारत का नुकसान देखना है। ये एक ही माइंडसेट है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो 25 वर्ष का समय है, जिसे अमृतकाल कहा है, इसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और दूसरा क्या, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी विरासत पे गर्व करना है। फिर कहा उन्होंने इसके लिए कर्तव्य करना है, और 5वां पॉइंट है कि कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो आप सोचिए, ये वही माइंडसेट है। और आप कहेंगे इस माइंडसेट को आपने कुछ ज्यादा कनेक्ट किया। नहीं साहब, मैं आपसे यथार्थ में कहना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं कि भारत के कितने विमान डैमेज हुए थे, ये नहीं पूछना चाहते कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह हुए थे। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं, ये भारत की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप चाहते हैं कि हम ये बताएं कि हमने कौन कौन से जहाज यूज किए थे? हमने मी यूज किया कि सुखोई यूज किया कि मिराज यूज किया कि रफाल यूज किया, और कौन कहां पर यूज किया? मतलब कल के दिन आप कहेंगे कौन कौन सी बख्तरबंद गाड़ी यूज की, कौन कौन सा टैंक यूज किया, कौन कौन सा सैटेलाइट यूज किया। यह कहना भारत की सुरक्षा की
महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करना है। मगर ये वही लोग हैं जिनको भारत के इस अप्रतिम शौर्य में भी भारत का अपमान देखना था, जिन्होंने इतिहास में क्या पढ़ाया, हम सब ने इतिहास में जो स्कूलों में पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, पर वो हराने वाली 17 लड़ाइयां कभी कोर्स में पढ़ी हैं? नहीं, केवल एक हारने वाली 1192 तराइन की लड़ाई। अब आप आइए, महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती, उसके बाद आप हल्दी घाटी पढ़ाते हैं, और हल्दी घाटी में भी वो हारे थे, इसका क्या सबूत है? कोई राजा हारा, इसके 4 सबूत होते हैं। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 बंदी बना दिया गया हो, नंबर 3 उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो, नंबर 4 दरबार में जाके हाजिरी लगा दी हो। यही 4 तो होते हैं। चारों में से कुछ नहीं किया तो आपने कैसे मन से पढ़ा दिया कि हारे थे वो? मराठा साम्राज्य, यद्यपि मेरा तो निजी विचार थोड़ा अलग है सुरेश जी से, ये मराठा साम्राज्य वर्ड, मराठा एम्पायर अंग्रेजों ने शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी मराठा शब्द नहीं प्रयोग किया, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य प्रयोग किया। जिसको आज आप मराठा साम्राज्य कहते हैं, उसके लिए हिंदवी स्वराज्य, हिंदू साम्राज्य और हिंदू पदपातशाही, यही 3 शब्द प्रयोग हुए हैं। मगर ब्रिटिशर्स ने जानकर इन 3 शब्दों को न प्रयोग करना, और बाद में लेफ्टिस्टों ने कहा नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि उससे भारत का स्वाभिमान, अस्मिता जागृत होता हुआ दिखता है, उसकी बजाय उसको एक रीजनल आइडेंटिटी से जोड़ के रखना। आप बताइए, लाहौर से लेके और कर्नाटक तक के क्षेत्रों पर कंट्रोल था, उन जीती हुई लड़ाइयों को किसी ने पढ़ा ना? पानीपत की चौथी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, हारने वाली लड़ाई। तो भारत को हारते हुए इतिहास में पढ़ाया गया, आज भारत का नुकसान होते हुए दिखाया जाए, यह एक मानसिकता है। नए परिदृश्य में हमें इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है। अब आइए विश्व का एक दूसरा परिदृश्य आप देखिए। सामरिक परिदृश्य के साथ साथ एक अंतर भारत ने और किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 महीने तक, अब कोई ये कहे कि आप ये कह रहे हैं कि भारत ने बड़ा लाभ अर्जित किया, कैसे मान लें कि भारत को लाभ नहीं हुआ? तो किसी भी देश की जो डिफेंस की कंपनीज होती हैं, उनके जो स्टॉक्स होते हैं, यानी शेयर मार्केट में भाव, ये तो दुनिया तय करती है ना। दुनिया को लगता है कि इनका काम अच्छा रहा तो इसमें लाभ होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 महीने तक जो चाइनीज डिफेंस कंपनीज थी, एविक सिस्टम, चेंगडू, उनके स्टॉक्स 9 से लेकर 20% तक नीचे गिरे। ठीक है, वहां पे सरकार है, सरकार, कंपनियां सरकारी हैं, सरकार ने पूरा जोर लगा के 1-1.5 महीने के बाद उनको उठाना शुरू किया। इधर भारत में जितनी हमारी डिफेंस की कंपनीज थी, उनके स्टॉक्स बढ़ने शुरू हुए। HAL 14% बढ़ा, मझगांव डॉक्स 20 से 22% बढ़ा, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड 15%, 16%, 18% बढ़ा। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण था कि भारत किस रूप में, दुनिया कैसे देख रही है कि भारत की जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस रूप में आगे आ रही। अब एक तीसरी बात देखिए, आप कितने भी समृद्ध हो जाएं, अगर आपकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं है तो वो समृद्धि किसी काम की नहीं। भारत आज एक ऐसा देश है, 2014 से पहले का हाल, अटल जी के दौर का 6 साल छोड़ दें तो ज्यादातर आजादी के बाद ऐसा रहा कि सिर्फ बगल वाला देश जो हमसे छोटा था, कमजोर था, वो हमें आता था, मार के चला जाता था। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स थे। अभी जो इस वाले ऑपरेशन सिंदूर में, जो बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जिसको कहते थे, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और मुरीद के तो पहले क्या करते थे, आते थे भारत के किसी भी इलाके में बम फोड़ देते थे। 14 से पहले का ज़माना याद करिए, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, श्रीनगर, कश्मीर को तो छोड़ ही दीजिए, रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखिए, लखनऊ, फैज़ाबाद, वाराणसी, रामपुर, नागपुर, जयपुर, सूरत, पुणे, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोई इलाका था जहां धमाके ना हो जाते हों? आते थे, धमाके करते थे, और फिर मुरीद के और बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह कहते थे। मगर अब भारत ने दिखाया है कि जाकर जब वो मिसाइल गिरे हैं तो जहां बैठ के वो सुभान अल्लाह करते थे, आज वो या अल्लाह करने की स्थिति में आ गए हैं। मोदी जी ने उसी स्थिति में पहुंचाया। और इस ऑपरेशन सिंदूर में एक फंडामेंटल डिफरेंस आया। वो क्या आया? 2016 में हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमने सेना, थल सेना के द्वारा जाकर उनके एक कैंप को नष्ट किया। 2019 में
बालाकोट हुआ तो अब एक स्टेप हम ऊपर गए, अब वायुसेना से जाकर उनके बेस को नष्ट किया। इस बार नो कांटेक्ट वॉर हुई, यानी सीधे मिसाइल से जाके उनके हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हमने या अल्लाह करना शुरू कर दिया। याद करिए मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मार दिए गए, उसका बयान आया मीडिया में था कि वो इतना दुखी और हताश हो गया कि उसने कहा जब 14 लोग मेरे परिवार के मार दिए गए तो मैं भी मर जाता तो ठीक था। सोचिए इस मुकाम तक भारत पहुंचाने में सफल हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत का एरा एज ए सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। अब भारत एक स्ट्रांग स्टेट है, सॉफ्ट पावर है। पहले हम सॉफ्ट स्टेट माने जाते थे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे भारत एक दूसरे स्वरूप में उभर कर आगे आता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, दुनिया में राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हो रहा है, जिसे वो लोग राइट विंग कहते हैं। हम नहीं मानते हम राइट विंग हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। और भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म संस्कृति दुनिया की सबसे बड़ी समन्वयवादी संस्कृति है। मगर जिसको वो राइट विंग कहते हैं, यानी नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड। भारत में तो एक अलग पक्ष है। यूरोप में आप देखिए, इटली में इस समय जो उनकी प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो मुसोलिनी के बाद की सबसे ज्यादा स्ट्रांग राइट विंग पार्टी मानी जाती है। आप में से जिन लोगों ने यूरोप का थोड़ा ध्यान दिया होगा तो पिछले चुनाव में ऑल्टरनेट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में नंबर 2 की पार्टी बनी है। 21% वोट लगभग मिले, 20.9% वोट मिला है। वो बड़ी एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी मानी जाती है। फ्रांस में मैरी लीपेन की पार्टी को यूरोपियन यूनियन के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने चुनाव प्रीफोन करा दिए फ्रांस के, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में उन्हें दिख रहा था कि राइट विंग आगे बढ़ रही है तेजी के साथ। अब मगर एक अंतर है, अमेरिका में भी राइट विंग का राइज है, मगर फंडामेंटल डिफरेंस समझिए। भारत के अंदर जिसको आप राइट विंग कहते हैं, हम उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। जो भारत का सांस्कृतिक उत्थान है उसके अंदर एक सकारात्मक पक्ष है, उसमें किसी के लिए घृणा नहीं है। जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो राम मंदिर बन के उभरता है, जो एक संस्कार और समन्वय का मैसेज देता है। हम पावरफुल बन के उभरते हैं तो 66 करोड़ लोग आके कुंभ में स्नान करके जाते हैं। और मैंने क्यों कहा कि इसका दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है। कुंभ की यात्रा विशुद्ध हिंदू धर्म की धार्मिक यात्रा है, मगर इस 66 करोड़ में 50 लाख विदेशी भी आए थे। मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म में उस धर्म को न मानने वाला व्यक्ति उस धार्मिक यात्रा करने में इंटरेस्टेड होता है? कितने गैर मुस्लिम आपने देखे जो कहे मुझे हज पे जाना है, या कितने गैर क्रिश्चियन वेटिकन में, वेटिकन धार्मिक यात्रा, वेटिकन टूरिज्म की नहीं कि बाहर से जाके देख के चले आना है। मगर भारत में, और अगर वो कह दें खुदा ना खास्ता कि मुझे जाना है तो पहली शर्त होगी कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद ही जा सकते हो। मगर हमारे यहां 50 लाख लोग आए, आओ स्नान करो, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, अपने संस्कारों को पवित्र करो और जाओ। कोई नहीं कह रहा कन्वर्ट हो जाओ। यह अंतर है भारत का समन्वय। और बगैर कहे हुए मैं विनम्रता से कहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी 2001 के कुंभ मेले में आई थी, संगम नोज पे स्नान करके गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी और राजनाथ सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार थी। किसी ने रोका नहीं। राहुल गांधी जी को मैं चैलेंज करता हूं, बगैर कन्वर्ट हुए हज की यात्रा करके दिखा दें। यह अंतर है। जो उदारता की कहानी हमको समझाई जा सकती है, वास्तविक उदारता के, जिसे कहते हैं वाहक, संवाहक, प्रेरक हम हैं, सिर्फ हिंदू समाज है। और इसी के साथ साथ ये एक और संदेश देता है। मगर आप देखिए यूरोप में भी एक कल्चरल फीलिंग है, सेंटीमेंट। मगर भाई इटली का एक अपना रोम का इतिहास है, ब्रिटेन के पास अपना इतिहास है, ग्रीस के पास अपना इतिहास है, फ्रांस के पास अपना इतिहास है गर्व करने के लिए। ज्यादा पुराना नहीं है पर 1000-2000 साल का, 3000 साल का कुछ तो है। भारत की तरह हजारों साल पुराना ना भी हो। मगर अमेरिका के सामने एक और चुनौती है, अमेरिका के पास तो ऐसा कोई प्राइड का मुद्दा ही नहीं है। तो उनके यहां जब राष्ट्रवाद उभरेगा तो क्या मुद्दे? मेरी जेब में सबसे ज्यादा पैसा है। इसीलिए आज मैं यह भी कहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह विवशता भी हो सकती है कि वहां पर जो उभार उठ रहा है उसको वो केवल इसी आधार पर संतुष्ट कर सकते हैं कि वो लोगों को कहें कि मैं तुम्हारे पास पैसा लेके आ रहा हूं।
तो आप समझिए, उभरते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका का राष्ट्रवाद दुनिया के साथ टकराव और वहां से दुनिया भर से खींच के पैसा लाने के लिए, यूरोप के देशों का राष्ट्रवाद अपने देश को प्रमुख रखकर दूसरे देशों के प्रति हिंसा, अभी आयरलैंड में भारतीयों के विरुद्ध हिंसा हुई, और इस्लामिक देशों का राष्ट्रवाद तो सीधे सीधे ऐसा है कि किसी दूसरे को कोई स्थान ही नहीं देना है उन कट्टरपंथी देशों के अंदर जो स्थिति है। सिर्फ भारत का जो हिंदू राष्ट्रवाद है वो 66 करोड़ लोगों के साथ 50 लाख लोगों को साथ में लाता है, और बगैर कहे आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल आकर रहती हैं और इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि दीक्षा लेके अपना नाम कमला देवी रख लेती हैं। और यह राष्ट्रवाद एक और चीज समझाता है, यह मनुष्य की, जो मैंने कहा ना, सामाजिक दृष्टि से सोचिए, मनुष्य की सोच को बदल देता है। आप जिस क्षेत्र में ले गए दुनिया को, आपने कहा मुझे सारा सुख पैसे से मिलेगा, मार्क्स ने थ्योरी दी। दूसरे ने कहा, एक सिगमंड फ्राइड आए, उन्होंने कहा नहीं, शारीरिक सुख से मिलेगा सब कुछ। फिर एक और आए, फ्रांस के थे, उन्होंने कहा नहीं, प्रसिद्धि हो जाए, मेरा नाम, नेम एंड फेम हो जाए दुनिया में, तो सारा सुख मिलेगा। मगर वही लोग जब भारत में आते हैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे नागा साधुओं को देखकर। या बिहार का चुनाव आने वाला तो लालू जी की भाषा में कंफ्यूजिया जाते हैं उनको देखकर, कहते हैं भाई ये क्या लंगोटी पहने हुए घूम रहे हैं या नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, इनको क्या चाहिए, ना पैसा चाहिए, नहीं शारीरिक सुख चाहिए, नहीं नेम एंड फेम भी नहीं चाहिए। भाई आपने देखा होगा बहुत से नागा साधुओं के पास आप जाएं, आपका कार्य सिद्ध हो गया होगा, आप धन्यवाद देने जाएं तो वो डांट के भगा देते हैं, कभी कभी गाली बक के भगा देते हैं। तो आपको लगता है तो बड़ी अजीब सी बात है, हम तो इनको केवल साधुवाद देने आए थे, हम तो कृतज्ञता ज्ञापित करने आए थे, मुझे डांट के क्यों भगा दिया? इसलिए भगाया कि वो कीर्ति से दूर रहना चाहते हैं। अगर वो आपकी कृतज्ञता ज्ञापन को स्वीकार कर लेंगे, आप 10 लोगों को और बताएंगे तो लोग उनके पास आने जाने लगेंगे, तो उस कारण से क्या होगा, वो प्रसिद्ध के मोह में फंस सकते हैं। और जिसे साक्षात ब्रह्म की यात्रा पे जाना हो उसे कंचन, कामनी और कीर्ति तीनों के मोह से परे होना होता है। वो कीर्ति के मोह में नहीं फंसना चाहते। इसलिए तो जब ये चीज दिखाई पड़ती है तो वेस्टर्नर्स परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना परप्लेक्स्ड, कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि भाई ये है क्या चीज। वो जानते हैं क्यों है, अब मैं बताना चाहता हूं। वो क्या चीज देखते हैं जिन्हें लगता है कि सुख भोग करके जीवन यापन करने में बड़ी खुशी है। तो देखिए अमेरिका में सब कुछ तो है, फिर काहे गोलियां चल रही हैं स्कूल और कॉलेज में, जाके कोई भी गोली चला दे रहा। आज के वहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूल कॉलेजेस में कि फायरिंग शुरू हो जाए तो कैसे बचना। अभी आपने देखा होगा कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स पे आज हुई है, वो टाइम्स स्क्वायर पे हुई है फायरिंग, जॉर्जिया में एक यूनिवर्सिटी में हुई है। जब तब होता है, क्यों भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मुझे पुरानी फिल्म का डायलॉग था, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ है, क्या है क्या नहीं है मेरे भाई, मां नहीं है। क्योंकि मां जानते क्या हो गए, हाफ मदर और हाफ फादर हो गए हैं, हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर हो गए हैं। हाफ फादर हाफ मदर समझते हैं ना, कि भाई मां तो आपकी छोड़ के चली गई, बाप आपके साथ हैं, तो वो आपके पिता की पत्नी तो है पर आपकी मां नहीं है। तो मतलब क्या हो गई, हाफ मदर। अब वो आपका माता का पति तो है मगर आपका पिता नहीं है, तो क्या हो गया, हाफ ब्रदर। तो उसके बाद क्या है, हाफ सिस्टर और हाफ वो भी होते हैं। मैंने एक बार 2000 की बात है, अमेरिका में था, सुदर्शन जी ने अपने व्याख्यान में बड़ी अच्छी बात कही। कहा अमेरिका में तो स्थिति है, ऑन एन एवरेज 5-6 शादियां आदमी जिंदगी में करता ही है, और किसी से भी कोई बच्चे हुए तो कौन किसकी केयर करता, 14-15 साल के बाद सबको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा यहां तो वो कहावत होती है कि पति पत्नी आकर कहते हैं कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा अलग है, तुम्हारा बच्चा अलग है और हमारा बच्चा अलग है, जिस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये चीज जीवन में आपको लगता है कि ये सुख देगी, मगर जब आप कुंभ मेले में आते हैं तो आपको क्या समझ में आता है। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में। वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में,
ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर मार्क्स भी फेल, सिगमंड फ्राइड भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जिसे कहते हैं ना काल चक्र की गति घूमती है, विश्व के परिदृश्य में भी काल चक्र की गति घूम रही है। एक दौर था जब हम विश्व के केंद्र थे, इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर, मिलिट्री पावर सेंटर, इकोनॉमिक पावर सेंटर। और हम जब केंद्र थे तो सिर्फ हम विश्व की आर्थिक शक्ति नहीं थे, हम वो थे जिसके लिए कहा गया है धर्मशास्त्रों में, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। विश्व के सारे मानव आते सिर्फ शिक्षा लेने नहीं, चरित्र सीखने आते थे। हम वो थे संपूर्ण विश्व के। तो वहां से जब हमारा पतन हुआ 2500 साल पहले, जब हम बहुत अहिंसावादी हो गए तो फॉरेन इन्वेजन होने लगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडिया जिस एम्पायर का राइज हुआ वो था किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, पर्शियन एम्पायर, आज का ईरान। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, यानी आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, अब शिफ्टिंग का पैटर्न देखिएगा तो टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो रोम, आज का इटली। जब रोम एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो यूरोप में जमाना आया पुर्तगाल और स्पेन का। जब पुर्तगाल और स्पेन का दौर खत्म हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का। जब ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो अमेरिका का जमाना। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स की बेल्ट। उसके बाद अब आ जाइए पिछले 100 साल के अंदर जापान का जमाना आया। एक जमाने में जापान इतनी बड़ी शक्ति, पर्ल हार्बर पे वहां अटैक किया और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अब आ जाइए पिछले 50 साल 60 साल में जो टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, छोटे छोटे देश जो प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र के थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमी रोरिंग थी। अब आ जाइए पिछले 25 साल में चाइना। तो व्हाट नेक्स्ट? देखिए पैटर्न क्या है, काल चक्र की गति घूम रही है। चीन के बाद अगला नंबर किसका? हमारा। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है और यही बड़ा अनमोल समय है। इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए अपने मन में। विश्व की सारे परिदृश्य भारत के पक्ष में घूमने जा रहे हैं। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, भारत मां अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही। भारत मां अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे। जो पूछना चाहते हैं माइक दीजिए उधर। हाँ, आप ये लीजिए। कोई भी राजनीतिक सवाल नहीं होगा, जो भी होगा आज के व्याख्यान से संबंधित होगा। इकट्ठी हो गई और नए सर्टिफिकेट है तो गूगल बाबा है, तो क्या पढ़ाई से ही इतना हो सकता है? क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि देखिए ऐसा है, चल रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ रही? हाँ, ये लीजिए। आवाज आ रही? देखिए मेरा मानना है भगवान ने सबको बराबर की शक्ति दे रखी है। सिर्फ इस पे है कि हम उस शक्ति को किस दृष्टि में प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं पढ़ाता था तो हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे कि सर ये आपको इतनी चीज़ याद कैसे रही? तो मैं उनसे कहता था 5 साल पहले अगर तुमने कोई पिक्चर देखी थी, मूवी देखी थी, उसका कोई गाना अच्छा लगा तो आज भी 2 लाइनें याद है ना। अगर ज़्यादा अच्छा लग गया तो 4 लाइन भी याद हो सकती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि रजिस्टर पर लिख के याद किए थे, रटे थे। सिर्फ इसका है कि आपके का मन, जो हमारे यहाँ कहा गया ना अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त कहाँ पे लगा है? आपके परिवार में कोई 10 साल पहले शादी हुई हो, उसके अंदर कोई विवाद हो गया हो, आज आपसे पूछा जाए आप एकदम उसका चित्रात्मक वर्णन कर देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। आप जहाँ नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, वहाँ सालों पुरानी कोई बात पूछी जाए आप उसको एकदम टिप्स में बता देंगे। तो सिर्फ इतना है, जहाँ जितना मन लगाएंगे उतना आपको चीज़ प्राप्त होगी। भगवान ने क्षमता सबको बराबर दे रखी।
अमेरिका में बहुत परिवर्तन देखा, क्या भारत से डर गया अमेरिका? देखिए, इसका जवाब तो कोई अमेरिका का प्रतिनिधि दे सकता है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो कई सारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया गया था। अब एक अमेरिकन प्रोवर्ब है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो अब वो क्यों बुलाया गया था, और संयोग से बकरीद के कुछ दिन बाद ही बुलाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कभी किसी को खिला पिला कर हलाल भी करना होता है तो उसके लिए भी प्रयोग होता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बोले कि हम लोगों ने इतने समय तक डर्टी वर्क किया है वेस्टर्न कंट्रीज का, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। जनरल परवेज मुशर्रफ बोल चुके हैं कि हम क्या क्या काम करते रहे पश्चिमी देशों का, तो पता नहीं कौन सा काम और करवाना होगा जिसके के लिए वो प्रयोग कर रहे होंगे। ये उनके सोच का विषय, मगर हम इससे प्रभावित नहीं है। हमारे लिए अमेरिका उनको महत्व दे या चाइना महत्व दे या कोई भी महत्व दे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी क्षमता आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से इतनी मजबूत करके उभारना शुरू किया है कि आने वाले समय में भारत विश्व में उस स्थिति में आकर खड़ा होगा कि हमारे लिए इस बात का कोई बहुत महत्व नहीं होगा कि कौन देश क्या कर रहा है। अगर बस एक समस्या है, बाहर समस्या नहीं, समस्या अंदर है। अगर सारे भारतीय इस मुद्दे पर एक हो जाएं तो भारत के नए स्वरूप को उभरने से और संपूर्ण विश्व को उसे स्वीकार करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। वाह, जय श्री राम सर, और आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, हमें अपनी बात रखने का यहाँ अवसर मिल रहा है। आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें, जानकारी हमें मिली जो हमें पहले पता नहीं थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो बताया, सरकार ने काफ़ी उनकी सत्ता में आने के बाद से डेवलपमेंट हुआ है, तो ये ऊपरी लेवल पे इतनी सारी बातें आपने बताई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारा राम राज्य कब आएगा, क्योंकि अभी राम राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब कि एक एक घर में एक एक व्यक्ति का मानसिक स्तर कितना ऊंचा हो, मानसिक स्तर ऊंचा हो। अभी हम देख रहे हैं हर घरों में दहशत है, स्त्री जाति सुरक्षित नहीं है। हम कर्नाटक में देख रहे हैं, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कुछ दिन पहले, 65 स्कूलों में बम उड़ाने की धमकी दी है, इस्लाम कबूल करो। हम मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं जा सकते हैं। आज अगर जैसे सारे जो समाज को सही दिशा दे रहे हैं, समाज को सही दिशा देने वाले में वास्तव में देखा जाए तो हमारे संत हैं, और हमारा जो भारत देश है वो संतों का ही देश कहा जाता है। तो अगर कोई संत समाज को सही दिशा देता है, समाज को सुधारने के लिए कुछ बातें बोलता है, तो उन पे ब्लेम लगाया जाता है। ऐसी शक्तियां उभर आती हैं, उनको तरह तरह की धमकी मिलती है। ऐसे संत धर्मांतरण रूप में तो उन्हें जेल में पहुंचा दिया जाता है। आप भाषण मत दीजिए ना, सवाल पूछिए। जी। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या ऐसे जो जिन संतों पे इल्जाम गलत लगाया जा रहा है, क्या सरकार का ऐसा कोई रूल है क्या कि ऐसे संतों के खिलाफ आंख उठाने वालों की ही आंख बंद कर दी जाए? मैं चाहती हूँ बैठिए, है ना, आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा है, भाषण देने के लिए नहीं है। हाँ, आप देखिए, जो राम राज्य की बात कही, तो राम राज्य कौन लाया था? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी की शक्ति जब जागृत हुई थी तो राम राज्य स्वतः आया था। हनुमान जी में अपरिमित शक्ति थी, पर वो शक्ति भूले हुए थे। वैसे ही हिंदू समाज में अपरिमित शक्ति है और वो शक्ति भूला हुआ है। और ज्यों ज्यों शक्ति जागृत हो रही है, त्यों त्यों बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ये जागृत नहीं होनी चाहिए, इसे भूला रहना चाहिए। तो राम काज के मार्ग के बाधा में कौन कौन था? कहीं मारीच था, कहीं सुबाहु था, कहीं ताड़का थी, कहीं शूर्पणखा थी, कहीं सुरसा थी। तो बहुत से मारीच, सुबाहु, कालनेमी, ताड़का, सुरसा आज भी हैं। बस हम उनका सही समाधान कर दें और वो हम लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई हिंसा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा, ज्यों ज्यों हनुमान जी की शक्ति जागृत होती दिखाई पड़ेगी, ये तमाम प्रवृत्तियां
जो हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए सतत संघर्षशील हैं। आपने देखा ना, थोड़ी सी जागृत हुई तो थोड़ा सा नीचे आ गए। अभी देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अभी वो बात आई भगवा और सनातन वाली, तो महाराष्ट्र के एक नेता बोलने लगे, नहीं हम हिंदू और भगवा तो मानने को तैयार है, मगर सनातन को वो आतंकवाद से जोड़ रहे थे। तो मैंने कहा साहब चलिए भैया, इतना तो हुआ कि अब हिंदू और भगवा तक तो आ गए, ये आपकी शक्ति ने दिखाया है, थोड़ा और शक्ति दिखाइए तो अभी ये सनातन पे भी आएंगे, हर चीज पे आएंगे। हिंदू भगवा सनातन में कोई अंतर नहीं है। जो हमारी शक्ति उठेगी, जिसे मैं, आपको याद हो 93 में ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा चला था, मेरे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था, ये स्थिति इसलिए आई है कि आपने अपनी एकता एकजुटता की शक्ति में थोड़ी कमी दिखा दी है। जिस दिन समाज पूरी एकजुटता दिखा देगा, उस दिन जो लोग नारा लगाते थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन वो नारा ये हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। हाँ पूछिए। पांडे है, मैं दुर्गा वाहिनी से हूँ। सुधांशु जी, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है। मेरा ये प्रश्न है कि वीर सावरकर जी और संभाजी महाराज दोनों की आइडियोलॉजी, वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी थी कि अपनी संस्कृति को फॉलो करो, लेकिन अगर कभी आपको अपना धर्म अगर कोई कन्वर्ट करने के लिए कहता है तो करिए नहीं, लेकिन अगर आपको अपना देश और संस्कृति बचानी है तो वहाँ पे आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे संभाजी महाराज थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो दोनों में हम किस चीज़ को फॉलो करें अगर हम पे कभी ऐसी विपदा आती है तो? देखिए, अगर किसी भी विषय के ऊपर निर्णय लेना हो तो ये चीज़ें बहुत सिंपल नहीं होती, मगर वीर सावरकर ने भी एक अपने साहित्य में एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ा तो ये सद्गुण है, पीठ पीछे वार नहीं करना, भागते हुए को नहीं मारना, मगर उनका कहना 17 बार छोड़ना सद्गुण विकृति हो जाती है। सद्गुण विकृति शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको उदारता का भी परिचय देना है, पर दूसरा उदारता को कायरता न समझ ले, यह भी दिखाना है। और कभी कभी यह परिस्थिति आ जाती है कि अपना बलिदान करके भी दिखाना है, क्योंकि वो बलिदान प्रेरणा देता। आज छत्रपति संभाजी महाराज के विषय में जब आप बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपना बलिदान करके दिखाया। वही गुरु तेग बहादुर ने भी उसी प्रकार से दिखाया। उनसे भी ये कहा गया था, आपके पास तो शक्तियां हैं गुरुजी, आप तो यहां से निकल सकते हैं। उन्होंने कहा मैं निकल जाऊंगा तो मेरी शक्ति, वो कहेंगे कि गुरुजी के पास शक्ति थी, आम जनता में नहीं होगी। तो इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने बलिदान करके दिखाया और वीर सावरकर जी ने युक्त, और दोनों अलग अलग कालखंड के हैं, यह भी समझना चाहिए। तो हम एक ही, मतलब कई शताब्दियों के अंतर पर एक साथ दोनों को तौल नहीं सकते। बिल्कुल, आगे। जय हिंद सर, मेरा नाम बालाजी सावलकर, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सर, आपने देश की तरक्की जो भी बताई सब समझ में आई। सर मुझे ये जानना है कि यहाँ पर जो पीड़ित परेशान है पुलिस से, उसके लिए कुछ प्रशासन कुछ कर रहा है? ठीक है, ये व्यक्तिगत बात है। हाँ ठीक है, आपके ऊपर हम शो कर चुके हैं स्पेशली, आज के विषय का विषय नहीं। हाँ कीजिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सुभांशु, आपने बोला कि यूरोप में 25 साल बाद वहाँ की जो मूल जनरेशन है उसका बहुत नीचे लेवल जा रहा है। यही क्वेश्चन मेरे देश में उठ रहा, जो यहाँ की मूल सभ्यता उसका भी नीचे जा रहा, उसकी जनरेशन का जो अनुपात बराबर है, उसके लिए क्या करें सर? इसीलिए कहा कि अगर हमारे पास पीढ़ियों का अनुभव है तो अपने परिवार और अपने संस्कार को बचा के रखेंगे। यूरोप की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है परिवार की संस्था समाप्त होना। इसीलिए मैं एक लाइन में कहूंगा, आज चुनौती अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं है, चुनौती अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। इस अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म से बचिए। अगर परिवार रहेगा तो संस्कार भी रहेगा, संस्कार रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो राष्ट्र रहेगा। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। मित्तल है, आदरणीय सुरेश जी ने बोला कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं पूछना है, बट मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ भविष्य के बीजेपी अध्यक्ष को यहाँ बैठा हुआ देख सकता हूँ? बैठिए जरा, बैठिए। हाँ, जब बोला है तो क्यों नहीं पूछ रहे?
डिसिप्लिन होना चाहिए। सुदर्शन में आप वैसे आगे बढ़िए। एक बात बता दूं, बीजेपी अध्यक्ष में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो लोग पार्टियां कहती हैं ना, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत बात की, आप में से कोई बता सकता 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? नहीं बता सकता। मगर कांग्रेस में दावे से कह सकते हैं अगर 47 में पार्टी रही तो गांधी परिवार से ही होगा। सपा में दावे से कह सकते हैं कि उसी परिवार से होगा। लालू यादव जी की पार्टी में उसी परिवार से होगा। ये होता है लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र को स्थापित करना। अभी जैसे वैश्विक स्तर पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि ब्रिक्स अगला यूएन हो सकता है और ट्रंप हो सकता है ब्रिक्स ज्वाइन कर लें? अब ये तो थोड़ा अलग प्रकार की बात हो गई। यूएन अलग संस्था है, ब्रिक्स एक पूर्णतः व्यापारिक दृष्टि से बनी संस्था है। यूनाइटेड नेशंस एक अलग कैटेगरी की चीज़ है और समय समय पर भविष्य में बदलाव होते रहते हैं और नई नई संस्था, अब जैसे क्वाड भी बना है। मगर इसमें एक महत्वपूर्ण बात आप समझिए, जो अभी सुरेश जी ने कहा था, भारत की स्थिति समझिए, हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं और क्वाड के भी सदस्य हैं। वो क्वाड जो प्रो अमेरिका माना जाता है, वो ब्रिक्स जो प्रो चाइना माना जाता है। यानी हमारी आज मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहां पहुंची? एक दौर था नेहरू जी के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन अलाइन। आज हमारी स्थिति है ऑल अलाइन, सब हमारे साथ आना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिवर्ष हम इसी प्रकार से आपको बुलाते रहेंगे, आप उत्तर देते रहेंगे। कल स्वदेशी का सत्र होगा और स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय सहमंत्री सहसंगठन मंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में आएंगे। जो आज व्याख्यान हुआ है, इसका जो दिशा है वो स्वदेशी है, क्योंकि आपने स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्व सारी बात की है। तो कल एक आपको बहुत विस्तार से कुछ सुनने को मिलेगा। परसों आपके सामने भारत, उसका अगला स्टेप रहेगा, वो भारत हिंदुओं को इकोसिस्टम अपनी कैसी बनानी चाहिए। उसके बाद जीडी बख्शी जी का व्याख्यान होगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और विभाजन विभीषिका, इसको लेकर कार्यक्रम होगा। और 15 तारीख का जो व्याख्यान है वो सुबह 8 बजे होना है, जिसके लिए आप सब लोगों ने सुबह आना है। सुबह का नाश्ता यहाँ होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।